गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये मेरी कॉपी है। ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉपी है। तो आप देख सकते हैं कि 16/7/2019 को ये पेपर हुआ था और ये मेरे मार्क्स हैं। कॉपी आज ही आई है। तो ये देख रहे, ये मेरे मार्क्स हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। 28, 27, 28, 29, 30, 30, है ना। ये मेरे मार्क्स हैं। तो ये देखिए, ये तो जो हाईएस्ट मार्क्स है ना 178 है, यानी किसी व्यक्ति का मेरे से 6 मार्क्स ज़्यादा है और मेरे 172 मार्क्स हैं। वैसे मुझे उम्मीद थी कि मैं ही टॉपर होऊंगा, लेकिन मैं टॉपर नहीं हूँ, इसका सेकंड टॉपर हूँ मैं। ठीक है, 172 मार्क्स है मेरे। और देखिए कोई इंसिडेंस, देखिए कि 6 मार्क्स से ही मैं सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हूँ। अब ये कॉपी किस तरह की है, ये बिना मैं किसी तरह के एडिटिंग किए हुए दिखाता हूँ कि किस तरह की कॉपी है। सप्तांग थ्योरी के ऊपर में क्वेश्चन आया था। मेरा जो मीडियम था लिखने का वो इंग्लिश मीडियम था, तो मैंने ये सप्तांग थ्योरी लिखा है। सेक्शन 1 से ये क्वेश्चन था क्वार्टरली का। इसमें ठीक ठाक मार्क्स मिले हैं। जैसे कि मैंने एक और एक्सपर्ट से कॉपी को दिखवाई है, जो PSIR के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, थोड़े नंबर और जो है ना एग्जामिनर दे सकता था, यानी कि टोटल नंबर जो है ना वो थोड़े और एक्स्ट्रा दे सकता था इस प्रश्न में। ठीक है ना, इस प्रश्न में एक एक्स्ट्रा और दे सकता था। सारी कॉपी बंडल के फॉर्म में है। इस प्रश्न में मुझे 28 मार्क्स मिले हैं। तो उन्होंने बोला कि इस मार्क्स में जो है ना कि एग्जामिनर चाहता 38 मार्क्स भी वो आराम से दे सकता था। खास करके क्यों उन्होंने बोला ये भी मैं बताता हूँ कि ये देख रहे होंगे आप, है ना, जो कौटिल्य के बारे में जो हमने लिख रखा है, मैकियावेली से उसकी तुलना उलना दे रखी है। और साथ में जो है जो क्वेश्चन जो का जो डिमांड था उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। और साथ में प्रॉपर वे में इसको जो है डायग्राम्स वगैरह के साथ भी इसको समझाया है कि किंग के लिए क्या आवश्यक है, कैसे आवश्यक है। ठीक है ना, तो ये डायग्राम्स है और जिसमें फोर्ट के बारे में बता रखा है, कौन कौन से फोर्ट होने चाहिए, है ना। सप्तांग के बारे में जो क्वेश्चन में पूछा गया था, ये सब उसी बिंदु के अराउंड ही सारा आंसर है। ये क्लास तो चल नहीं रही कि मैं बताऊंगा। और अलग अलग जो उसके ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में मैंने बता रखा है कि किस तरह से ये इसमें जो है ये कॉपी का हिसाब किताब है। देखिए ये कितने पेज में उत्तर हैं ये सब भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, आप देख ही रहे होंगे, चौथा पेज चल रहा है इस प्रश्न का। इकोनॉमी है, ट्रेजर कैसे होना चाहिए, क्या है, खूब डिटेल से हर एक चीज़ को जो क्वेश्चन की डिमांड थी, ये पूरा उसी उत्तर जो है ना उसी के आसपास घूम रहा है। मेरा जो भी उत्तर है उसी के आसपास है। ये जो सब्जेक्ट है ना PSIR, उसका मैंने बहुत ज़्यादा डीप स्टडी किया हुआ है। काफ़ी डीप स्टडी है, इतना कि UPSC जो स्टूडेंट्स कई सारे क्रैक किए हैं उनको मैंने पढ़ाया है। प्रोफेशनली नहीं पढ़ाया है, मैंने उनको अच्छा से गाइड किया है, उनसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए। ये रहा डेजर्ट फोर्ट भी कितने तरह के होते हैं, उसके बाद एलाइज किस तरह के होते हैं एक किंग के, जो सब मैं पूछे गए थे PSIR में। अच्छा था, तो इसको मैंने बताया है। और ये प्रश्न काफ़ी अच्छा था, कई सारे सेक्शंस थे इसके, तो इन सेक्शंस के कारण ये चीज़ चलता गया। और कौटिल्य ने क्या क्या वर्क किए हैं उसकी भी एक शॉर्ट देते हुए, और इसके बाद जो है ना इसका कंक्लूज़न वगैरह लिखते हुए ये 7वें पेज तक चला गया। ये प्रश्न 7वें पेज तक चला गया और 7वें पेज पर जाके हमने इसको ख़त्म किया है। इसमें 28 नंबर आए, 38 नंबर तक भी दिए जा सकते थे। खैर, अब क्या ही कह सकते हैं कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। इस आंसर शीट्स में टोटल 210 से 215 मार्क्स तक दिए जा सकते थे, क्योंकि मेरा कोई भी प्रश्न जो है ना किसी भी एंगल से मैंने किसी भी डायमेंशंस को मिस नहीं किया था। अब यहाँ पर देखिए ये सारे जो प्रश्न का पार्ट है, ये मुझे ध्यान में आया था कि बॉडी थोड़ा बोल्ड में ऊपर मैं लिख सकता था, लेकिन चूंकि आंसर लिखने का फ्लो था तो मैंने सीधे लिखना शुरू किया। बाद में मुझे ध्यान आया कि बॉडी लिख देने से एग्जामिनर को थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा और कंक्लूजन से भी उनको क्या है बहुत सारी मदद मिल जाएगी। ये राजा राम मोहन राय के ऊपर में क्वेश्चन था। इसको कई लोग बोलते हैं कि सिलेबस का आउट ऑफ क्वेश्चन था, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना उसके लिए लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था, क्योंकि जो लोग इसके बारे में थोड़ा भी स्टडी करके रखते हैं
उनके लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने सब चीज़ के बारे में इनको मतलब अच्छे से उनको बताया कि भाई उन्होंने क्या बोला था, कैसे बोला था। और उस समय इतनी हाई सोच रखने वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल है सिविलाइजेशन में। तो उसी के अनुसार से मेरा ये उत्तर का फ्रेमिंग था। आप देख सकते हैं ये मेरा ही लिखा हुआ है, मेरी हैंड राइटिंग है, पढ़ने में एकदम आसान, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। बहुत अच्छी हैंड राइटिंग तो मैं खुद की नहीं मानता, लेकिन पढ़ने में दिक्कत नहीं है किसी को, ना ही फ्लो में समस्या है कोई। तो आप देख सकते हैं कि कितने पेज का है, आप अपना देख लीजिए, ठीक है ना, कि हमने इसको दिया है सारा उत्तर को लिखा। ये यहाँ पे डायग्राम की गुंजाइश कम थी, डायग्राम जैसा कुछ था ही नहीं, तो ज़बरदस्ती डायग्राम को इनबिल्ट करने का कोई मतलब नहीं था, ज़बरदस्ती डायग्राम्स को देने का, ठीक है। फिर हमने इसको लास्ट में इसको कंक्लूड किया है। इसमें भी जो है ना 34-35 नंबर इसमें भी आ सकते थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। आप देखेंगे कि पता नहीं क्यों एग्जामिनर्स नंबर देना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्यों नहीं देना चाहते, जबकि तकनीकी सब्जेक्ट्स में आप देखिए कि लोगों को बहुत नंबर आते हैं, लगभग 300 में जो है ना लगभग 300 के करीब करीब तक मार्क्स दिए गए हैं। तो ये पूरा ही हर डायमेंशंस को इस उत्तर ने भी पूरा किया था। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं आप सेकंड टॉपर हैं, आप 172 बहुत अच्छा मार्क्स है, लेकिन पर्सनली मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से मेरी तैयारी थी मैंने हर पेपर को इस तरह से तैयार किया था कि ताकि कोई भी पेपर वीक ना रहे और मैं टॉपर्स की लिस्ट में रहूँ। ये देखिए 6ठे नंबर का है, जुडिशियल रिव्यू के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है ना। पीएसआईआर के साथ प्लस पॉइंट क्या है ना कि जो व्यक्ति पीएसआईआर लेके पढ़ते हैं उनका GS1 और GS2 इसका 2 सेक्शंस तैयार हो जाता है। एक तो पॉलिटी का सेक्शन पूरा तैयार हो जाता है, और दूसरा जो उनको जो है ना खास करके GS1 का इंटरनेशनल रिलेशन का जो पूरा टॉपिक है वो तैयार हो जाता है। अब देखिए पूरा टॉपिक जो है ना जुडिशियल रिव्यू, वो जो है इसका पेपर है, क्या बोलेंगे उसको, पॉलिटी का पेपर है। और यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको इस प्रश्न को मैंने जो है ना पेपर 2 के लिए जो है उसको देख रखा था कि भाई उसमें आ गया तो इसके पॉइंट्स काम में आ जाएंगे। लेकिन ये प्रश्न जो है मैंने उसका एक्सपेक्टेशन यहाँ भी किया था कि चलो यहाँ भी आ गया तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको लिख दूंगा, बता दूंगा। तो ये देखिए ये सब है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ जहाँ से ये सब लिए जाते हैं उसके साथ हमने इसको प्रॉपर वे में डायग्राम बना के इसकी जो है वो तुलना कर रखी है, आप इसको देख सकते हैं ना, ये सारा चीज़ है। और इसके बाद भी मुझे लगा कि ये पॉइंट्स जो है ना आंसर्स के डायमेंशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहा है जितने डायमेंशंस उसमें पूछे गए हैं। तो हमने फिर बाद में जो है पावर का सेक्शंस को इसमें इंक्लूड किया और इसके बारे में बताया क्या है कैसे है। जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना उनको कई बार लगता है कि ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये तो क्या बनाना, लेकिन देखिए एग्जामिनर ऐसे सिंपल चीज़ों को ही खोजता है कई बार, ठीक है। तो जुडिशियल से रिव्यू से संबंधित जो भी प्रश्न थे उसको मैंने अच्छे से हैंडल किया था। और जो यहाँ हमारे एक नॉन प्रोफेसर हैं उनका कहना है कि नहीं इसमें भी आपको जो है ना जब भी मिलना चाहिए था 35-36 नंबर दिए जा सकते थे, लेकिन इसको बस इसी तरह जो है सारे डायमेंशंस कवर किए हुए हैं, कोई डायमेंशंस छोटा नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने कंक्लूज़न में भी बाकी जो चीज़ें लगी थी कि नहीं ये चीज़ें जो है ये डायमेंशंस में है उन सबको तरीके से जोड़ दिया, सबको कंक्लूड कर दिया मैंने, है ना, ठीक है। इसमें कुछ और मार्क्स दिए जा सकते थे, खैर हम लोग आगे देखते हैं। अब सेक्शन 2 है ना, हम लोग जानते हैं कि 2 सेक्शंस होते हैं। अब सेक्शन 2 को देखें तो मतलब ये कोल्ड वार के पास था, ठीक है ना। इसमें एक जो है ना डिजिटल कर्टेन, डिजिटल आयरन कर्टेन एक कीवर्ड होता है जिसको देना बढ़िया रहता है। तो हमने बहुत पहले ही सोच रखा था कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से उसको देंगे। इसके बहुत सारे डायग्राम्स भी बन रहे थे, बहुत तरह के डायग्राम, आइडियोलॉजिकल वार था, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में आप जानते हैं कि आइडियोलॉजी का बहुत ज़्यादा जो है कोई महत्व होता नहीं है। उसको भी मैंने बहुत, जो नेशनल इंटरेस्ट है ना वही सब कुछ होता है, आइडियोलॉजी का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी जो बिगनर्स हैं उनके लिए आइडियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट वो टॉपिक हो जाता है। तो हमने सब कुछ अच्छे से इस चीज़ को दिया था,
बहुत बढ़िया तरीके से इसके पूरी जर्नी बताई थी कोल्ड वार का। अभी खास करके चाइना के साथ यूएसए फिर कोल्ड वार में आज आ रहा है धीरे धीरे। डिजिटल आयरन कर्टेन, इसका भी जो भी थ्योरी था उसको भी मैंने अच्छे से बताया। इस सब्जेक्ट को हिंदी में भी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ मैं, इंग्लिश में भी, डुअल लैंग्वेज में पढ़ा सकता हूँ। कॉपी दिखाने का ये है कि बढ़िया एक इंस्टीट्यूशन वाले सर हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उनके पास अपनी सिफारिश खुद कर दूँ। पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं जा सकता हूँ, लेकिन अब मेरी इच्छा नहीं है वहाँ जाने की, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना। देखिए ये सारा चीज़ है, तो आइडियोलॉजिकल कॉज वगैरह जो भी है, जो पॉलिटिकल कॉज वगैरह, न्यूक्लियर कॉज जो भी था, कि कोल्ड वार ही रह गया, हॉट वार नहीं बना। इसको लेकर के हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो बताई है। आर्म्ड रेस, फॉल ऑफ कोल्ड वार कैसे फॉल हो गया, इकोनॉमिक कॉज, नेशनल इंटरेस्ट बदल गए, अलग अलग प्रेसिडेंट के क्या रहे हिसाब किताब, ठीक है ना। ये समझिए कॉपी अपने आप में जो है ना मेरी एक बढ़िया नोट्स है भाई, क्योंकि इसी कॉपी के इर्द गिर्द बहुत सारे चीज़ जो है वो घूमेगा, ठीक है ना। हमने सारे चीज़ अच्छे से बताया है, जो भी था उसको अच्छे से डिटेल किया है। कंक्लूज़न वगैरह जो भी था वो सारा चीज़ बहुत अच्छे से था। कॉपी बहुत अच्छी थी, और इसमें भी कुछ और मार्क्स दिए जा सकते थे, लेकिन फिर मुझे लगता है कि डायग्राम्स को लेकर के जो बढ़िया बनते मार्क्स वो नहीं दिए गए। फिर भी ये अच्छे मार्क्स कहे जाएंगे, मतलब उतना बुरा भी नहीं है। सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, तो समझिए जो थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा ही सदमे में रहा। अब आप देख सकते हैं ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं, ये किस तरह का है। नॉर्थ डेवलप्ड कंट्रीज, नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन के ऊपर में था कि नॉर्थ साउथ का क्या इशू चलता है, उसके ऊपर में हमने बताया है कि ये किस तरह से है। वैसे नॉर्थ साउथ का इशू यूएसए, कनाडा और कई कंट्रीज़ में भी है, तो क्वेश्चन के डायमेंशंस में वो नहीं पूछ रहा था कि क्या कैसे है, लेकिन यहाँ पे इंडिया चाइना का भी एक एंगल था और बाकी जगह का भी था, क्योंकि नॉर्थ में फिर चाइना है, साउथ में इंडिया है, तो नॉर्थ एरिया फिर डेवलप्ड है और साउथ का एरिया डेवलप नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? रसिया फिर नॉर्थ में है, वो डेवलप है, चाइना साउथ में है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स थे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो उन सभी सेक्टर्स के ऊपर में हमने बातचीत की है। फिर इसके बाद फ्री फ्लो जो अलग अलग होता है उसके बारे में चर्चा थी कि भाई कैपिटलिज्म जो ग्लोबलाइजेशन था उसका उल्टा जो आ रहा है सोलबलाइजेशन, तो वो चीज़ नहीं थी प्रश्न में कहीं भी, और वो समय भी नहीं था, कोविड वाला इरा ही नहीं था, तो वो वाला इशू भी नहीं था कुछ। अब ये देखिए ये वाला जो था ना नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन का, ये मतलब बहुत बढ़िया मुझे डायग्राम लगा था, और इसमें मैंने थोड़ा अमेंडमेंट करके इस डायग्राम को बनाया। जैसे इंडिया से कॉटन जो है ना $100 का ख़रीदा यूएसए ने, शर्ट उसी कॉटन का बनाया, ₹400 का बेच दिया, ठीक है, मुनाफा कमा लिया $400 का। अब वर्ल्ड बैंक और IMF के जरिए जो है $200 की हेल्प दे दी, या तो एड के रूप में दी कि भाई अब इसको नहीं लौटाना, या फिर ब्याज पे दे दिया। ब्याज पे दे दिया तो फिर वहाँ से वो पैसे कमा रहा है यूएसए, ठीक है ना। तो ये है हिसाब किताब है, इसको यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। एग्जामिनर इस पे चाहते तो एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स दे सकते थे, 8 to 10 मार्क्स बोनस मार्क्स दे सकते थे, लेकिन पता नहीं अब वो एग्जामिनर के मन में क्या था, क्योंकि जो प्रश्न था ना उसकी प्रकृति से ये पूरा मेल खाता था ये। अब लेबर इश्यूज़ वगैरह जो भी था, डायमेंशंस था, डिजिटल आयरन कर्टेन वाला इशू जो भी था वो सब है ना इसमें। साउथ क्या नीड करता है उसको भी दिखाया। इसके भी कुछ मार्क्स मिल सकते थे, अगर मिल सकते थे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो क्या बोलते हैं ना कि हम खुद परीक्षक तो नहीं हैं, और कई बार लगता है कि भाई मैथमेटिक्स लेके ही एग्ज़ाम देते तो इस बार 1 to 10 में तो आ ही जाते बहुत आराम से, जितनी मेहनत मैंने इस सब्जेक्ट में की है। लेकिन खैर इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर लोग जो है मैथमेटिक्स लेके नहीं दे सकते हैं। मैं दे सकता था, मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था देना, मुश्किल तो था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। ये प्रश्न मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है कि अच्छा, चाइना इंडिया रिलेशन के बारे में था, ठीक है ना, मतलब कैसे कैसे होता है
तो ये सब चीज़ों के बारे में ये भी बढ़िया था, इसके पॉइंट्स मैंने बढ़िया दे रखे थे, है ना, कि भाई क्या इशूज़ है, कैसे है, और टेंशन का इंडिया चाइना के टेंशन के क्या इशू था, कि बाद में तो गलवान हो गया था लेकिन बहुत बाद में हुआ, ये बहुत पहले की घटना है जो यहाँ पे पूछी गई थी। लैंड इशू बाकी सब चीज़ें हैं ना, ये सब बताया गया था। और देख रहे हैं इसको, यूएसए का एंगल है, ठीक है ना, जियो पॉलिटिकल जो भी है इसको अच्छे से देखा है। दलाई लामा का इशू है कि कैसे वो भारत में आ गए हैं इंडिया चाइना के टेंशंस के बीच में। तो यही चीज़ है बहुत, ये आंसर भी अच्छा था और इसको ये हर डायमेंशंस को इसको पूरा किया गया है। और जहाँ तक हमारे साथी प्रोफेसर्स का ने जो इसको क्वेश्चंस को देखे, उनको कॉपी मेरे से पहले मिल गई थी, तो उन्होंने इसका जो है ना 205 से 210 एस्टिमेट किया था कॉपी का, कि इतने मार्क्स आने चाहिए इस कॉपी पे। अगर यूनिवर्सिटी में अगर मैंने ऐसे उत्तर लिखे रहते, खैर यूनिवर्सिटी की प्रकृति अलग होती है आंसर लिखने की, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी में नॉर्मली लूज़ मार्किंग होती है और कुछ भी लिखने पे कई बार उत्तर मिल जाते हैं। इंजीनियरिंग की बात हटा दे तो बोलते हैं कि मैं ही यूनिवर्सिटी टॉपर होता, यूनिवर्सिटी में मैं टॉपर होता। और वैसे भी मैंने ये देखिए PSIR जो था ना, मेरा PG में या फिर ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट नहीं था। इस सब्जेक्ट को मैंने डिग्री तो मैंने कंप्यूटर साइंस में ली, लेकिन इस सब्जेक्ट को मैंने लगातार घोट के अपना बनाया है। चलिए बाद में क्या है, पेपर ये ख़त्म हो गया था, ठीक है ना, ये पूरा ख़त्म ही हो गया था, यानी कि लास्ट में 33 पेजेस में मैंने सारे उत्तर को ख़त्म किया था। उत्तर में पूरी कंटिन्यूटी थी, कहीं पे ऐसा नहीं था कि 3 घंटे में कभी भी पेन रुका। लेकिन 10 मिनट पहले ये पेपर मैंने ख़त्म करके वापस से रीचेक कर लिया था कि कहीं कुछ कमी है, कुछ तो नहीं है। देखिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक कहीं नहीं है, और ना ही कोई डायग्राम में मिस्टेक है, और ना ही कंटेंट में कहीं कोई कमी है। तो ये बहुत बढ़िया है। मैं अदर और भी GS1 GS2 के बहुत सारी कॉपीज़ की लोगों ने बहुत रिव्यू किया है, तो GS1 GS2 और हिंदी की कॉपी की भी मैं रिव्यू करूँगा, खुद की कॉपी की ही रिव्यू करूँगा। लेकिन फ़िलहाल GS PSIR का मैंने इसलिए रिव्यू किया क्योंकि पटना में बहुत रिस्पेक्टेड सर हैं, उन्होंने मुझसे बोला था कि आपको मैं मौका दूंगा, बढ़िया मौका दूंगा। तो मैं भी सोचता हूँ कि चलो, अगर कोचिंग को एक ऑप्शन को लेकर मैं चल सकता हूँ, कि अगर मैं कोचिंग को लेके ही चलता हूँ तो दाल रोटी अच्छे से चली जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा लालच है नहीं, और लगातार मेहनत करने में मैं यकीन रखता हूँ। और ठीक है, देखेंगे। अब मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर कंपनी को तो छोड़ो, शिफ्टिंग का थोड़ा टाइम आ गया, और मेहनत करके आर्थिक समस्याओं को टोटली भगाते हैं, अलग करते हैं। देखता हूँ कि जल्द ही पटना में अच्छे से प्रॉपर वे में शिफ्ट होकर के वहाँ सिस्टम चलाऊँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूर दराज में लोग पढ़ते हैं या गांव में लोग पढ़ते हैं उनको मैं टोटली छोड़ दूंगा, या जो कंटेंट पेड वाले को दिया वो उनको नहीं दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पेड वाले थोड़े ये है ना कि उनको लगेगा कि पैसा दिया है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे। दूसरा चीज़ है कि उनके कॉपी का जो आंसर है मैं डेली बेसिस पे चेक कर पाऊँगा। वो जो कॉपी का आंसर लिखेंगे वो डेली बेसिस पे मैं चेक करूँगा, उसके रिव्यूज़ दूंगा और उनको ईमेल पे भेज दूंगा। बस यही रहेगी, नहीं तो कॉपी और मॉडल आंसर्स का जो भी हिसाब किताब रहेगा या जहाँ पे जो कमी है वो एक जैसा रहेगा। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे रेगुलर वे मुलाकात होगी। प्री की क्लासेस जो है ना वो चलती रहेगी, क्लासेस को और डाइवर्सिफाई करूँगा। मैंने उद्यमी योजना में अप्लाई भी किया था, लेकिन उद्यमी योजना के 10 लाख रुपए का अभी तक कुछ हिसाब किताब बैठा नहीं। वो मिल जाता तो मैं डिजिटल बोर्ड वगैरह लगा करके और बढ़िया तरीके से एकदम चकाचक सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री कर देता। बस वही है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही फ़र्क है कि जो लोग फ्री कोर्स लेते हैं और जो लोग पेड कोर्स लेंगे, उन दोनों में बस यही फ़र्क होगा कि पेड वाले हैं ना वो डायरेक्ट मुझसे टच में रहेंगे, फिजिकली टच में रहेंगे और मिल पाएंगे, उनकी कॉपीज़ मैं देख पाऊँगा, उनको काउंसलिंग भी मैं दे पाऊँगा, अदर एस्पेक्ट के ऊपर भी बातचीत अच्छे से होगी। और जो दूर वाले हैं उनके साथ ये थोड़ा सा ट्रबल रहेगा कि कई बार संपर्क करने में हो सकता है समस्या हो। वैसे तो होगी नहीं समस्या, कोई अगर ऐसे नीडी व्यक्ति हैं SMS भी करते हैं
तो मैं ही पलट के कॉल कर लेता हूँ। फिर भी बहुत स्लाइट डिफरेंस रहेगा, ठीक है, और ज़्यादा डिफरेंस मैं रखूँगा भी नहीं। और उसमें भी जो होनहार लड़के हैं उसके साथ तो मैं डिफरेंस कभी नहीं रखता। पैसा ना पहले मेरे लिए इशू था, ना आज मेरे लिए इशू है, ना कभी इन फ्यूचर में रहेगा। बस दाल रोटी चलनी चाहिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।